ऑल राइट, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर आबिद। व्यूवर्स, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे पिलर्स ऑफ डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट। वो कौन से पिलर्स ऑफ द डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट हैं जिसकी थ्रू आप जो है वो डेयरी फार्म की कॉस्ट्स को बिल्कुल कम कर सकते हैं अगर आपने इन मैनेजमेंट फैक्टर्स को इफ़िशेंटली यूज़ किया तो। और उसके बाद जो है आपको डेयरी प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमम मिल सकती है अगर आप इन फैक्टर्स को एफिशिएंटली यूज़ करें तो चलिए देखते हैं कि हमारे कौन से डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट जो है पिलर्स कौन कौन से हैं और उनके ऊपर कैसे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, देर आर 4 पिलर्स ऑफ डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फैक्टर्स मिलेंगे, लेकिन ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनको 4 पिलर्स ऑफ डेयरी फार्मिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है। उसमें सबसे पहले है हमारे पास फीडिंग, सेकंड पे है ब्रीडिंग, वीडिंग एंड फोर्थ वन इज हीडिंग। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फीडिंग। आप एनिमल्स की फीडिंग कैसे करें और किस तरह करनी चाहिए ताकि आपकी जो डेयरी प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम मिल सके। देखें, फीडिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग है। ठीक है, साउंड फीडिंग से आपकी प्रोडक्शन जो है वो ऑप्टिमम मिल सकती है। अच्छा, फीडिंग कैसी होनी चाहिए? इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द बॉडी रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। एक जो है थंब रूल कंसिडर किया जाता है कि जो एनिमल 2.5 किलोग्राम मिल्क दे रहा और 2.5 किलोग्राम फीड खा रहा है फॉर 1 kg मिल्क। तो इसका मतलब है कि आप अगर एनिमल जो है वो 1 kg आपको किलो दूध दे रहा है तो उसको आपने 2.5 kg फीड देना है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ थंब रूल फॉर केटल। अगर आप दूसरे जानवरों में जाएंगे तो फिर आपको अलग से प्रोपोर्शन मिलेगा। उसके बाद वेल बैलेंस्ड राशन होना चाहिए विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस एंड हेल्थ ऑफ डेयरी एनिमल्स। अच्छा, वेल बैलेंस्ड राशन आपको या तो फार्मूलेटेड मिलेगा या फिर आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज के थ्रू जो है आप वेल बैलेंस्ड राशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द TDN एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद द फीड एंड फॉडर शुड बी फाइब्रस, साइंटिफिकली बैलेंस्ड, इकोनॉमिकल एंड पैलेटेबल। ऐसे ना हो कि आपने जो फीड दे रहे हैं वो साइंटिफिकली बैलेंस्ड भी ना हो, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो और उसके बाद वो ऐसा भी हो कि आपको फीड महंगा पड़ जाए, तो वो आपको इकोनॉमिकल यूज़ करना है आर डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल रिसोर्सेज। उसके बाद एनिमल के लिए वो पैलेटेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सारी मेहनत कर दी और एनिमल उसको खा ही नहीं रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो आपका वो फीड ज़ाया हो जाएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है वो फीड फाइब्रस होना क्यों ज़रूरी है। फाइब्रस होना इसलिए ज़रूरी है कि फाइब्रस फीड्स में जो है वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं और जो फीड कार्बोहाइड्रेट हाई होते हैं उसमें से क्या होता है कि मिल्क की आपकी जो यील्ड होती है वो आपको हाई मिलती है। तो ये आपने इस तरह का आपने ख्याल रखना है कि जो फीड फार्मूलेशन करें उस पर आपने हर चीज़ को देखना है, प्रोटीन्स को देखना है और एनर्जी को देखना है, फाइब्रस कंटेंट को देखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर ब्रीडिंग। अच्छा, आपने फीडिंग एफिशिएंटली कर दी लेकिन आपकी जो ब्रीड है अगर वो अच्छी नहीं है तो आपकी प्रोडक्शन ऑप्टिमम नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपने लाजमन है कि आपने मेटिंग करवानी है ऑफ डिजायर्ड कैरेक्टर्स एंड सेलेक्टिंग मेल एंड फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स। तो आपने क्या करना है कि सेलेक्टिव ब्रीडिंग करानी है एनिमल्स में। ठीक है, वो चाहे आप किसी से भी करा सकते हैं ना, डिपेंडिंग अपॉन डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके हिसाब से आपने मेटिंग अच्छे से करानी है और डिजीज़ फ्री हर्ड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई कैरियर स्टेट में मेल है या फिर फीमेल है तो आपने उसकी ब्रीडिंग करवा ली तो अल्टीमेटम ये होगा कि इन्फेक्शन तो ट्रांसफर होगा ही होगा, लेकिन आपको डेयरी प्रोडक्शन के बहुत सारे लॉसेस मिलेंगे या फिर मिल्क जो है आपका अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और जेनेटल डिजीज़ फ्री हर्ड आपने डेवलप करना है थ्रू रेगुलर ब्रीडिंग। और वो कैसे होगा? सायर सिलेक्शन करनी पड़ेगी और डैम की सिलेक्शन करनी पड़ेगी। उसके बाद उनकी ऑफ स्प्रिंग की परफॉर्मेंस आपने देखनी है कि वो परफॉर्मेंस हमें डिज़ायर्ड है कि नहीं है। उसके बाद जो है आपने उस प्रोसेस को कैरी ऑन करना है, अदरवाइज जो है आपने स्किप करना है एक दूसरे ब्रीडिंग मेथड पे। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टूल जो आजकल यूज़ होता है
to improve the livestock quality and production depends mostly on artificial insemination of local cows and buffaloes with the semen of the bulls of high genetic potential. अच्छा, जो सायर होता है वो 50% ऑफ द हर्ड कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो 50% जेनेटिक पोटेंशियल अपना ट्रांसफ़र करता है टूवर्ड्स इट्स ऑफ स्प्रिंग। तो आपने उसकी सिलेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो जो आप सीमेन यूज़ कर रहे हैं वो हाई जेनेटिक पोटेंशियल मेल का होना चाहिए और वो डिजीज़ फ्री होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी एक फीडिंग भी अच्छी हो गई, ब्रीडिंग भी अच्छी हो गई, उसके बाद आ जाता है इम्पॉर्टेंट वीडिंग। वीडिंग किसको कहते हैं? रिमूवल ऑफ अनइकोनॉमिक, अनहेल्दी एंड अनवांटेड वंस। इसको हम सिंपली कलिंग भी कहते हैं कि जो एनिमल्स टाइमली डिस्पोजल ऑफ एनिमल सफरिंग फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीजेज लाइक ट्यूबरकुलोसिस should be done to save the time, labor and money spent on their management and feeding। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो क्रोनिक होती हैं ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई, विब्रियोसिस हो गई फॉर एग्जांपल, और ब्रूसिलोसिस हो गई, और अदर डिजीज़ जो भी हैं जो इनक्योरेबल हैं, जिनकी अभी तक कोई सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, तो उनके लिए बेहतर यही हमारे पास ऑप्शन है कि उनको कल किया जाए। हाँ, डिपेंडिंग अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एनिमल्स वैलिड हैं तो उनको स्लॉटर भी कर सकते हैं, अगर वो वैलिड नहीं है तो उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए या फिर किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जाए, लेकिन उनको अपने फार्म से निकाल देना चाहिए ताकि आपकी कॉस्ट्स बचाई जा सकें। अच्छा, लास्ट वन जो आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है वो है हीडिंग का। अच्छा, मान लेते हैं कि आपने फीडिंग बेहतर कर ली, ब्रीडिंग भी बेहतर कर दी और कलिंग भी कर ली, जो अनप्रोडक्टिव एनिमल्स हैं, कैरियर्स हैं, उनको आपने निकाल दिया, लेकिन आपने अगर हेडिंग टाइमली नहीं की, डे टू डे केयर नहीं की और मैनेजमेंटल रूटीन नहीं की तो आपकी प्रोडक्शन ऑप्टिमम नहीं मिलेगी। ठीक है। तो हीडिंग बोलते हैं डे टू डे केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ दी एनिमल्स, और वो कौन करेगा? वो करेगा ऑनर। ठीक है। तो इसके लिए आप more unfortunate than the occurrence of an outbreak of contagious diseases in the herd of a dairy farmer। ये कोई अनफॉर्चुनेट नहीं है कि डेयरी जो फार्मर्स हैं वो फेस करते हैं लॉट ऑफ चैलेंजेस बाय द आउटब्रेक ऑफ सेवरल डिजीजेस, कंटाजियस डिजीजेस लाइक जैसे ब्रूसिलोसिस आपके पास हो गई, विब्रियोसिस हो गई, ट्राइकोमोनास हो गई, और भी एफएमडी वायरल डिजीजेस हो गई। ठीक है, ये होती रहती हैं। तो अगर आपके पास एक ऑप्टिमम रिकॉर्ड होगा और उसके बाद मैनेजमेंटल फैसिलिटीज़ होंगी और तो आप उनको गेट रिड ऑन कर सकते हैं। इट शुड बी रूटीन विथ डेयरी फार्मर्स टू वैक्सीनेट देयर एनिमल्स अगेंस्ट कंटाजियस डिजीजेस वेल इन एडवांस। तो आपने क्या करना है कि एक वैक्सीनेशन शेड्यूल भी अपने पास रखना है ताकि आपको पता चले कि कंटाजियस डिजीज़ के अगेंस्ट हमारे एनिमल्स को वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं हैं, और उसके बाद उसके लिए आपको चाहिए कि आप किसी वेटनरियन को हायर कर दें। Many vets, especially the less qualified, are known for pricking unnecessary injections. This should be avoided। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो मतलब अनहाइजीनिकली इंजेक्शंस नीडल्स होती हैं उनकी स्टरलाइजेशन प्रॉपरली नहीं होती, तो वो भी इन्फेक्शन को वो फैला सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ये अवॉइड करना चाहिए। तो आपने एक वेल ट्रेंड एंड प्रोफेशनल वेटनरियंस को हायर करना है। थैंक यू वेरी मच।